कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर टाकुया स्टोरी को नरेट करते हुए कहता है, सुबह जब भी मैं गहरी नींद से उठता हूँ तब एक ऐसा पल आता है जब मेरी सोच बिल्कुल नई और फ्रेश लगती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से अपने बचपन में चला गया हूँ, लेकिन ये खुशी काफी थोड़े समय के लिए होती है। अगले ही पल मुझे क्रूर रियलिटी की यादें घेर लेती हैं। जितना ज्यादा नींद और रियलिटी के बीच में डिफरेंस होता है, उतनी ही ज्यादा यादें मेरे दिमाग में गुस्से की लहर की तरह घुस आती हैं। असली दुनिया इतनी पेनफुल है कि मैं मेंटली टूट रहा हूँ। क्या तुमने कभी ये सब एक्सपीरियंस किया है? मैंने किया है। मान लो जैसे कि किसी को मारने के बाद अगला दिन शुरू हुआ है। तभी टाकुया डरते हुए नींद से उठता है एंड उठते ही टीवी ऑन करके न्यूज लगाता है। न्यूज में किसी की मरने की खबर दिखाई जाती है जिसे किसी ने मार दिया है। विक्टिम को किसी वेपन से स्टैब किया गया था एंड मर्डरर ने उसके बॉडी को एक स्वेटर से कवर कर दिया था। न्यूज रिपोर्टर बताता है कि ये मर्डर और पिछले हफ्ते होने वाले मर्डर में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है, इसलिए पुलिस एज्यूम कर रही है कि इस मर्डर को भी उसी आदमी ने किया होगा। विक्टिम का नाम कुबोता होता है, जो एक ऑफिस जाने वाली लेडी होती है। कुबोता की रिसेंटली एंगेजमेंट हुई थी एंड नेक्स्ट मंथ ही उसकी शादी होने वाली थी। न्यूज देखकर ताकुया अपने आप से कहता है कि ये काम उसने किया है। तभी नेक्स्ट पैनल में हम एक आदमी को देखते हैं जिसने बहुत बड़ी हुडी पहन रखी होती है, अपने फेस को ढक रखा होता है। उस आदमी के आगे कुबोता चल रही होती है। तभी वो आदमी एक नाइफ निकालता है एंड कुबोता के ऊपर अटैक कर देता है। वो आदमी कुबोता को काफी बुरी तरीके से स्टैप करके मार देता है। हम देख पाते हैं कि कुबोता मर चुकी है एंड उसकी आंखें खुली हुई थी। वो आदमी कुबोता के आंखों को बंद कर देता है एंड अपने लंबे स्वेटर से कुबोता को कवर कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। मर्डर करने के बाद वो घर आकर अपने हाथों को धोता है एंड सोने चला जाता है। ताकुया अपने आप से कहता है कि ये एक सपना नहीं था। इन सब का प्रूफ क्राइम सीन एंड उस विक्टिम का फेस था जो उसे एग्जैक्टली याद है। टाकुया अपने आप से पूछता है कि आखिर वो रैंडम लोगों को मार क्यों रहा है। टाकुया अपने बारे में हम सबको बताता है वो एक्चुअली फ्यूचर में लॉयर बनना चाहता है एंड उसने बार का एग्जाम 3 बार फेल किया। उसे ये अपार्टमेंट उसके पेरेंट्स ने रेंट करके दिया था पढ़ाई करने के लिए। टाकुया भी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपने फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है। टाकुया सोचता है कि शायद एंजाइटी होने के कारण वो लोगों को मार रहा है। टाकुया इस थ्योरी पे बिलीव नहीं करता एंड कल रात की बातों को याद करने लगता है। टाकुया को याद होता है कि वो रात को पढ़ाई कर सो गया था। टाकुया अपने आप से पूछता है कि उसने नाइफ एंड ग्लव्स कब खरीदा। ये सब सोचकर टाकुया काफी कंफ्यूज एंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। टाकुया फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने बिस्तर पे लेट जाता है एंड याद करने की पूरी कोशिश करता है एंड तभी उसे याद आ जाता है कि उसने नाइफ्स एंड ग्लव्स हुडी एक मॉल से लिया था एंड ये सब याद आते ही वो श्योर हो जाता है कि उसने ही मर्डर किया है। नेक्स्ट पेज में हम एक आदमी को लंबी से हुडी पहनकर नाइफ निकालकर अपने रूम से बाहर आते हुए देखते हैं। वो आदमी सुनसान रास्ते से जा रहा होता है। तभी उसे अपने सामने एक ऑफिस वर्कर दिखता है जिसके ऊपर वो अपने नाइफ से अटैक कर देता है। हमें उसका चेहरा थोड़ा सा देखने को मिलता है बट कम्प्लीटली, जिसके कारण हम बता नहीं सकते वो कौन है। वो आदमी उसे वैसे ही मारता है जिस तरह उसने कुबोतो को मारा था। जब वो क्राइम कर वहां से जा रहा होता है तभी कोई उसे वॉल के पीछे से देख लेता है। टाकुया फिर से डर कर नींद से उठता है एंड टीवी ऑन करता है। टीवी पे उसी इंसान की मरने की खबर आ रही होती है। टाकुया अपना सर पकड़ लेता है एंड उसी आदमी के बारे में सोचने लगता है जिस आदमी ने उसे वॉल के पीछे से देख लिया था। टाकुया घर से बाहर आता है। रास्ते पे चलते हुए टाकुया ओवर थिंकिंग करने लगता है कि किस तरह उसे पुलिस ढूंढ लेगी, उसे अरेस्ट कर लेगी, उसे डेथ पेनल्टी मिलेगी, ये सब। तभी टाकुया को ऐसा फील होता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। टाकुया पीछे मुड़कर देखता है एंड उसे पता चलता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। टाकुया उस आदमी को देखकर डर जाता है एंड तेजी से दौड़ने लगता है। टाकुया दौड़ते दौड़ते अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। टाकुया अपने अपार्टमेंट के अंदर आकर अपने बेड पे बैठता है एंड फिर उठकर अपना फेस धोने जाता है। टाकुया अपना फेस धोकर जब मिरर में देखता है तो उसे देखने को मिलता है कि मिरर में एक कागज चिपका हुआ है, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे याद होता है कि उसने ये काम बिल्कुल नहीं किया। टाकुया तभी भागकर अपने ड्रॉर के पास जाता है एंड उसे खोलकर देखने लगता है। देन टाकुया अपने अलमारी के पास जाता है, अलमारी को खोलकर देखता है तो अलमारी के अंदर कई सारे हुडीज होते हैं। टाकुया इतने सारे हुडीज को देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे याद ही नहीं होता कि उसने कब इतने सारे हुडीज खरीदे। टाकुया सभी हुडीज को एक गार्बेज बैग में डालता है, उस गार्बेज बैग को कूड़ेदान में फेंक आता है। हम टाकुया को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं जो बिस्तर पे बैठा हुआ है एंड ना सोने की कोशिश कर रहा है। टाकुया कहता है कि उसे सोना कितना पसंद है एंड अब वो सोने से ही डर रहा है। वो बताता है कि किस तरह वो सोने के बाद दूसरी दुनिया में चला जाता है। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखें बंद होने लगती है एंड वो सो जाता है। एंड हम देन फिर से और एक बार उस हुडी वाले बंदे को देखते हैं जो दोबारा से मर्डर कर रहा होता है। वो हुडी वाला बंदा उस आदमी की आंखों को बंद कर देता है एंड देन सडनली वो आदमी अपने आंखों को
खोलता है एंड स्माइल करता है। ये देखकर टाकुया फिर से अपनी नींद से उठता है एंड टीवी ऑन करता है तो उसे उसी इंसान की मरने की खबर आ रही होती है जिसे उसने सपने में देखा है। टाकुया एक कोने में डर कर बैठा हुआ होता है, जिसे देखकर टाकुया की आंखें बड़ी हो जाती है एंड तभी कोई डोरबेल बजा देता है। टाकुया को डोरबेल की आवाज सुनकर लगता है कि उसे पुलिस लेने आई है। टीवी पे उस हुडी वाले आदमी की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है। तभी डोरबेल की आवाज आना बंद होकर दरवाजे में मारने की आवाज आने लगती है। दरवाजे के पीछे से कोई फीमेल टाकुया को आवाज दे रही होती है। वो फीमेल और कोई नहीं बल्कि टाकुया की गर्लफ्रेंड कानामी होती है। टाकुया कानामी की वॉइस पहचान लेता है एंड दरवाजा खोल देता है। कानामी टाकुया से पूछती है कि आखिर उसने अपना फोन बंद क्यों कर दिया है। जब कानामी टाकुया की हालत देखती है तो वो देख पाती है कि टाकुया की हालत काफी खराब थी। कानामी टाकुया से ये भी पूछती है कि आखिर वो इतना कमजोर कैसे हो गया और उसकी हालत इतनी खराब क्यों है। टाकुया जवाब में कहता है कि वो बस थका हुआ है। कानामी ये सुनकर कहती है, मुझे पता है बाहर का एग्जाम काफी मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हारा सोना भी बहुत जरूरी है। कानामी टाकुया के लिए खाना बनाती है। टाकुया खाना खा रहा होता है, तभी कानामी टाकुया से पूछती है कि आखिर खाना कैसा बना है। टाकुया जवाब में बस ग्रेट कहता है। कानामी एक डीवीडी टीवी पे लगाकर उसे ऑन कर देती है। टीवी पे जोकर द रिपर नाम से लिखा हुआ कुछ आता है एंड देन शो स्टार्ट हो जाता है। टाकुया टीवी की ओर देखता है। शो के अंदर एक आदमी जिसने जोकर का मेकअप किया हुआ था वो एक लेडी को नाइफ से मारने लगता है। ये सब देखकर टाकुया डर जाता है एंड चिल्लाने लगता है। ये देखकर कानामी टाकुया से पूछती है कि आखिर क्या हो गया है। टाकुया जवाब में चिल्लाते हुए कहता है, मैंने ये सब किया, मैं एक किलर हूँ। टाकुया कानामी को सब कुछ बता देता है। कानामी ये सब सुनकर कहती है कि उसे इन सब चीजों पे बिल्कुल यकीन नहीं कि टाकुया एक किलर है और उसे लगता है कि टाकुया ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। कानामी को ये सब सुनकर काफी वियर्ड लगता है कि जब टाकुया सोता है तब एक क्राइम हो जाता है एंड जब वो उठता है तब कोई मर चुका होता है एंड पहली बार उसे कुछ याद नहीं रहता कि उसने कब नाइफ एंड पाकर खरीदा, लेकिन उसे बाद में याद आ जाता है। कानामी टाकुया को एक टोमो यानो नाम के आदमी के बारे में बताता है। टाकुया ये सुनकर पूछता है कि आखिर वो आदमी है कौन। फिर कानामी बताती है कि वो एक किलर है जो 10 साल पहले लोगों को मारा करता था। उसे पिछले साल ही डेथ पेनल्टी दी गई थी। कानामी अपना फोन निकालकर कहती है, लोग ऑनलाइन कहते हैं कि ये और टोमो का केस काफी हद तक सेम है। शायद मर्डरर पुराने मर्डर्स को कॉपी कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मर्डर उसी आदमी ने किया है, असल मर्डरर कोई और है। अगर ऐसा है तो यानो को पनिशमेंट दी गई थी जबकि उसने मर्डर किया ही नहीं था। एंड सबसे अजीब बात, इतने हॉरिफाइंग क्राइम्स करने के बाद यानो अपने आप को सरेंडर कर देता है। क्या तुम इस बात पर यकीन कर सकते हो? और अब तुम इस गिल्ट की वजह से अंदर ही अंदर सफर कर रहे हो। टाकुया कहता है कि शायद उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। कानामी कहती है, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या फिर कहें डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मैंने सुना है कि इंसान को दूसरी पर्सनैलिटी की मेमोरीज याद नहीं रहती। टाकुया ये सुनकर कहता है कि तो फिर सच क्या है? क्या असली किलर कोई और है और किसकी मेमोरीज मेरे दिमाग में चल रही है? कानामी कहती है कि वो टाकुया के रूम में एक कैमरा लगा देगी जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सुनकर टाकुया कानामी को थैंक यू कहता है और कहता है कि उसे डर लग रहा है, अगर वो पाकर पहन के लोगों की जान ले रहा है तो वो अपनी जान दे देगा। कानामी टाकुया को दिलासा देती है एंड टाकुया कानामी को उसके साथ रुकने के लिए कहता है। कानामी टाकुया को हक करती है एंड वहाँ रुकने के लिए मान जाती है। कानामी को अपने घर कुछ काम होता है, इसलिए वो टाकुया को सुलाकर वहाँ से जाने लगती है, ये सोचकर कि वो कल आ जाएगी। कानामी सुनसान रास्ते में जा रही होती है। तभी कानामी नोटिस करती है कि उसके पीछे एक ब्लैक फिगर चल रहा होता है। कानामी ये देखकर अपने चलने की स्पीड को बढ़ा देती है। कानामी पीछे मुड़ती है एंड देखती है कि उसके ऊपर उस आदमी ने अटैक कर दिया है। वो आदमी कानामी का कुछ बिगाड़ पाता उससे पहले ही कानामी उसके आंखों पे पेपर स्प्रे मार देती है। तभी टाकुया डर से अपने नींद से जाग जाता है। नेक्स्ट पेज में हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर पुलिस को बता रहे होते हैं कि उसकी इंजरी सीरियस है लेकिन फेटल नहीं। अटैकर के ऊपर पेपर स्प्रे मारने के कारण अटैकर उसके ऑर्गन्स पे अटैक नहीं कर पाता है। पुलिस डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर क्या विक्टिम ने किलर के बारे में कुछ बताया। डॉक्टर जवाब में हाँ कहता है एंड कहता है कि विक्टिम किलर को जानती है। ये सुनकर पुलिस शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि किलर कोई और नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड का पड़ोसी होता है। पुलिस ये सुनते ही भागकर उस आदमी को पकड़ने के लिए जाते हैं एंड हम देख पाते हैं कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। किलर का नाम योजी गोबरारा होता है। अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। एंड उसकी एज 35 होती है एंड पेशे से वो एक थेरेपिस्ट होता है। पुलिस को उसके अपार्टमेंट के बाथरूम से खून के ट्रेसेस मिलते हैं और खून में कवर क्लोथ्स भी। इसके अलावा ऐसे नोटबुक्स भी मिलते हैं जिसमें उन क्राइम्स के बारे में लिखा हुआ है। नोट्स में जो लिखा हुआ होता है वही एग्जैक्ट मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे। मेरे ख्याल से टोमो यानो को मार दिया गया। ये बहुत शॉकिंग था। टोमो मेरी खुशी और दुख दोनों समझता था। मुझे बचाने के लिए थैंक यू। मैंने खुद को इतने टाइम से कंट्रोल कर रखा था लेकिन अब मैं बेकरार हो रहा हूँ। मैंने
आज रात फिर से वही किया। लोगों को मारना मुझे बहुत अच्छा फील करवाता है, लेकिन किलिंग के बाद मुझे बहुत रिग्रेट भी होता है। जब मैं लोगों को मारता हूँ तब सुबह उठते ही सबसे पहले बुरा लगता है। मैं ये बात किसी और के साथ शेयर करूंगा। शेयर करना अच्छा लगता है। मैं अपनी परेशानी किसी और के साथ बांट दूंगा। मुझे कोई मिल गया है जिसकी सोच मेरी जैसी है। मुझे यकीन है वो मेरी हेल्प कर सकता है। जब तुम उठते हो वो तुम्हारा सबसे वर्नरेबल मोमेंट होता है। उस वक्त तुम्हारी मेमोरीज में घुसना आसान होता है। मैं हर तरह की चीजों में जीनियस हूँ। मैंने हमारे अपार्टमेंट्स बिल्कुल सेम तरीके से सेट किए थे। आज मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, मतलब दरवाजा लॉक करना भूल गया। सब चीजों में से उसने मेरे घर को अपना घर समझ लिया। जो भी पार्कर्स जो मैंने खरीदे थे उन सबको उसने कचरे में फेंक दिया। हम देख पाते हैं कि मर्डरर की मेमोरीज टाकुया के ब्रेन में डाली जा रही थी। कई साल बीत जाते हैं। यूजी को अपने क्राइम्स के लिए डेथ सेंटेंस दिया जाता है। हम देख पाते हैं कि टाकुया ने भी अपने बार एग्जाम्स की तैयारी करना छोड़ दिया था एंड अपने पेरेंट्स के साथ दोबारा रहने लग गया था। लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। टाकुया को अभी भी योजी की मेमोरीज मिलती है। हम देख पाते हैं कि योजी ड्राइंग कर रहा होता है एंड आई एम टाकुया कह रहा होता है। अभी टाकुया अपने नींद से जाग जाता है। हमें पता चलता है कि यूजी को सूली पर चढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट पेज में हम टाकुया और कानामी को देखते हैं। कानामी टाकुया को बताती है कि उस बात को 10 साल बीत गए हैं एंड उसके स्कार्स भी हील हो चुके हैं। कानामी टाकुया को उसके बारे में पूछती है। टाकुया कहता है अब मैं उस सब से कम्प्लीटली बाहर आ चुका हूँ, लेकिन वो सुबह काफी मुश्किल था। आंखों में पट्टी थी, उसकी गर्दन की स्किन खींच रही थी और रस्सी मेरे गर्दन को जोरों से दबा रही थी, लेकिन मैंने अपने कॉन्फिडेंट का दर्द शेयर किया, इसीलिए सब ठीक है कानामी। टाकुया अपना सर कानामी की ओर करता है एंड हम देख पाते हैं कि टाकुया भी उस किलर की तरह दिख रहा है। अब बहुत बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत